प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NRHC के संगठन और कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर मैंने एक लेख भी लिखा है और मुझे लगा मेरे इस लेख को आप लोगों के साथ शेयर करना सही रहेगा। आपके कोर्स में ये टॉपिक है और ये आज तक की पूरी जानकारी इस टॉपिक के संबंध में अपडेट की गई है। अभी पूरे विश्व ने 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया था। 10 दिसंबर को सर्वप्रथम एक सार्वभौम घोषणा की गई थी मानवाधिकारों के बारे में, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज अपनाया गया। इसके द्वारा पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की वर्षगांठ के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये एक तरह से प्रशासन के लिए भी कॉमन टॉपिक है। सभी प्रकार की प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी अच्छी जानकारी इसमें उपलब्ध है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना जैसा है। 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक में सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया गया जो पेरिस सिद्धांतों के नाम से फेमस हुआ, और ये पेरिस सिद्धांत ही मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन की एक नींव साबित हुए। इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत में मानवाधिकारों में अधिक जवाबदेही और मजबूती लाने के उद्देश्य से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। यह अधिनियम सभी राज्य सरकारों को भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। मानवाधिकार परिषद यह एक सरकारी निकाय है जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 2006 को किया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर लाया गया। ये पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव अधिकारों का उल्लंघन की शिकायतें आती है तो उनकी भी ये जांच करती है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने हुए 47 सदस्य देशों से मिलकर बनी है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। भारत में 93 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और
12 अक्टूबर 2018 को इसके पूरे 25 वर्ष भी हो चुके हैं। यह संविधान में दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और एक सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता है। अब यह प्रश्न ये उठता है कि मानवाधिकार होते क्या हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं गठित हो गई है, बट हम मानवाधिकार किसे माने? तो संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, काम और शिक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं। मानवाधिकार मुख्यतः जियो और जीने दो की भावना पर आधारित है। मानवाधिकार के अंतर्गत वो सब अधिकार आते हैं जो मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति के विकास और कल्याण के लिए अनिवार्य होते हैं, जो व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत विकास और अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। यह हमारी प्रकृति में निहित होते हैं और इनके अभाव में एक व्यक्ति सभ्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। राष्ट्रीय मानवाधिकार एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और 7 सदस्यों में से 3 पदेन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तर की समिति गठित की जाती है। यह हमने चार्ट में बताया आपको। इस समिति में ये सदस्य होते हैं: लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और उपसभापति राज्यसभा। ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये समिति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस HL दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और जयदीप गोविंद इसके महासचिव हैं। अध्यक्ष के लिए योग्यता के रूप में उसे उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक है और सदस्यों की योग्यता के बारे में अधिनियम में कहा है कि एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का वर्तमान या निवर्तमान न्यायाधीश रहा हो, एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का वर्तमान या निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश रहा हो और 2 सदस्य जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव हो। आयोग के 3 पदेन सदस्य होते हैं: अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसका एक महासचिव होता है जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं और ये अभी हमारे जयदीप गोविंद महासचिव हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होता है और इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाए। आयोग अपने समस्त कार्यों का निस्तारण 3 विभागों के माध्यम से करता है: विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग और प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग। इसमें इसके 5 वो है। ये इसका संगठन है।
अध्यक्ष, सदस्य, एक सदस्य, दूसरे सदस्य, तीसरा सदस्य और 3 पदेन सदस्य। और 3 पदेन सदस्यों में से इन आयोगों के अध्यक्ष होंगे। आयोग के कार्य और शक्तियाँ। मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि आयोग के संज्ञान में आता है तो आयोग उसकी जांच करने का अधिकार रखता है। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार होता है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जो जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण कर सकता है, उनमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ होती हैं और अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार होता है। राज्य और केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए आयोग महत्वपूर्ण सिफारिश भी कर सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और संसद के दोनों सदनों में उसे रखा जाता है। वर्तमान में आयोग के पास 2020 में आयोग के पास कुल 6523 शिकायतें हैं, जिसमें 2021 में प्राप्त शिकायतें हैं 46,544। बड़ी लंबी शिकायतों का आंकड़ा जो वर्तमान में है वो ये इस प्रकार है। नवंबर 20 में आयोग को प्राप्त शिकायतें मतलब जो नई शिकायतें मिली वो 6523 और 20 और 21 में एक साल में जो शिकायतें मिली वो 46,544। इसका मतलब भारत में मानवाधिकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। मानवाधिकार आयोग की भूमिका को हम विस्तृत रूप में ऐसे देख सकते हैं। एक आंदोलन अभिकरण के रूप में आयोग एक अन्वेषण करने वाली संस्था है जो पुलिस हिरासत में मौत, मुठभेड़ की हत्याएं, पुलिस का व्यवहार, भूख से होने वाली मौतें, बलात्कार जैसे मुद्दों पर अन्वेषण करने का कार्य करती है। सुधारात्मक भूमिका के रूप में आयोग विशेषकर सामाजिक मामलों में प्रशंसनीय कार्य करता है। आयोग ने विभिन्न जेलों में रह रहे कैदियों की दशा और स्थिति का अन्वेषण ही नहीं किया, अपितु उनकी कैदियों की रिहाई के बाद आजीविका कमाने में उन्हें सक्षम बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जेलों में सुधार के प्रयास किए हैं। तिहाड़ जेल का सूक्ष्म निरीक्षण करके वहाँ पे सुधार के प्रयास किए। तो आयोग कहीं भी कोई अपराध की घटना होती है, किसी के प्रति बाल अपराध की घटना होती है या महिला अपराध की घटना होती है तो मानवाधिकार आयोग की टीम तुरंत पहुंच जाती है। जैसे कि अभी हाल ही में कोटा में जेके लोन अस्पताल में कुछ बच्चों की डेथ का मामला आया तो मानवाधिकार की टीम वहाँ जांच हेतु उपस्थित थी। इस तरह से कहीं भी किसी भी माध्यम से आयोग के समक्ष ऐसे मामले आते हैं जो मानवाधिकारों के अधिकार क्षेत्र में है, उसके आयोग के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, तो आयोग तुरंत संज्ञान लेता है। बट आयोग की अपनी सीमाएं होती है। उसके पास जांच का कोई विशेष तंत्र नहीं होता। उसे सरकारी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है और आयोग केवल एक सिफारिश करने वाली संस्था मात्र होती है। उसे निर्णय लागू करने का अधिकार नहीं होता है। कई बार धन की कमी भी आयोग के कार्य में बाधा डालती है। आयोग उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई जाती है। इसलिए आयोग के पास कई शिकायतें ऐसे प्रारंभिक स्तर पर ही निस्तारित हो जाती है। शिकायतें बहुत मिलती हैं लेकिन वो पुरानी होती हैं और वो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं।
राज्य मानवाधिकार आयोग जो स्टेट के होते हैं वो केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते, जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जांच करने से रोका जाता है। इस बारे में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं आयोग के बारे में। आयोग के निर्णयों को जांच के बाद आयोग जो भी निर्णय लेता है उन निर्णयों को एज इट इज़ लागू सरकार द्वारा किया जाना चाहिए ताकि इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि हो। इसके आयोग की संरचना में परिवर्तन किया जाना चाहिए और इसमें आम नागरिकों और जो उनके सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि हैं उन्हें भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संगठन, कार्य, सीमाएं और सुझाव देखने के बाद हम इसके बारे में निष्कर्ष तौर पर इसकी सशक्तता को भी देख सकते हैं। प्रभावशीलता कैसी है इसकी। भारत में मानवाधिकारों के सम्मान की संस्कृति अभी पूर्णतः विकसित नहीं हो पाई है। व्यक्ति की गरिमा की संवैधानिक गारंटी तथा लोगों को न्याय दिलाने के अनेक कानूनी प्रावधानों के बावजूद सामाजिक संप्रभु वर्ग खुले रूप से लोगों के अधिकारों का हनन करते आ रहे हैं। भारत में मानवाधिकारों की स्थिति चिंताजनक है। यद्यपि आयोग ने एक सजग प्रहरी की तरह मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु सार्थक पहल की है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मानवाधिकार आंदोलन एक निश्चित स्वरूप ग्रहण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आयोग के निरंतर प्रयासों के कारण पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों में मानवाधिकारों के अनुसरण के प्रति बहुत जागरूकता पैदा की है, किंतु आयोग संवैधानिक सीमाओं के कारण एक मात्र जांच अभिकरण बनकर रह गया है, क्योंकि आयोग मामलों की जांच के बाद केवल कार्रवाई हेतु परामर्श मात्र दे सकता है। उसके सुझावों को मानना न मानना सरकार के हाथ में होता है। इस दृष्टि से यह एक शक्तिहीन आयोग है, टीथलेस, इसे हम टीथलेस भी कह सकते हैं। आयोग मूल रूप से एक छानबीन और प्रतिवेदन देने वाला केवल अभिकरण है, जिसके अंतर्गत नागरिक अदालत की शक्तियां तो है, किंतु वह किसी अपराधी को दंड नहीं दे सकता। आयोग सशस्त्र सेनाओं से संबंधित मानवाधिकार मुद्दों की छानबीन नहीं कर सकता। आयोग की अपनी कोई अलग से वित्तीय व्यवस्था नहीं है, उसे केंद्रीय अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है। आयोग अन्य कानूनी अभिकरण जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ST/SC आयोग के साथ परस्पर निर्भरता की स्थिति में कार्य करता है। इस प्रकार आयोग को सीमित शक्तियां दी गई है, फिर भी आयोग मानवाधिकारों की रक्षा के रूप में एक सजग प्रहरी के समान खड़ा रहता है। आयोग ने मानवाधिकार के प्रति जन जागरूकता प्रसारित करने का महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य किया है। नौकरशाही पुलिस प्रशासन में अभी भी ब्रिटिश उपनिवेशी मानसिकता विद्यमान है। जब तक साक्षरता, निर्धनता उन्मूलन जैसे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते, मानवाधिकार अधिकांश लोगों के लिए एक स्वप्न के समान ही रहेगा। तो भारत में तो मानवाधिकार के प्रति जागरूकता धीरे धीरे होने लगी है और इस मानवाधिकार की जागरूकता को प्रसारित करने का जो महत्वपूर्ण श्रेय है वो आयोग को जाता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर कम होना और निर्धनता, ये दो बड़े
एविल्स कह सकते हैं, समाज के हैं, जिसकी वजह से अभी मानवाधिकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्रभावशाली लोगों का दबदबा रहता है और निर्धन लोग उनकी जी हजूरी करते हैं। उनके खिलाफ बोलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संगठन कार्य, कमियां आदि पक्षों पर विचार किया है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग सभी कक्षाओं के कोर्स में है और एक लोक प्रशासन के विद्यार्थी के लिए इस आयोग की संगठनात्मक संरचना को जानना बहुत आवश्यक भी है। धन्यवाद।